ऑनलाइन कक्षा में आप सभी एमए पूर्वार्ध के छात्रों का स्वागत है। आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के पाठ्य पुस्तक साहित्य दर्पण, जो कि मैंने पिछले व्याख्यान में प्रारंभ की थी और आपको आचार्य विश्वनाथ का परिचय दिया था, इसी संदर्भ में हम साहित्य दर्पण के विषय प्रतिपाद्य को परिच्छेद के अनुसार देखेंगे। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण को 3 भागों में विभक्त किया है। कार्य का भाग है, वृत्ति भाग है और उदाहरण भाग है। अब साहित्य दर्पण में काव्य शास्त्र के, साहित्य शास्त्र के कौन कौन से विषयों का समावेश किया है? तो विद्यार्थियों, प्रथम परिच्छेद में मंगलाचरण के द्वारा ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। इसके पश्चात ग्रंथ को लिखने का क्या प्रयोजन है, ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है कि हम ग्रंथ को लिखें, ग्रंथ को पढ़ें, क्या कारण है कि हम साहित्य दर्पण को पढ़ें। तो चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति इस ग्रंथ का प्रयोजन कहा गया है। और उसके पश्चात आचार्य मम्मट, कुंतक, भोज, आनंद वर्धन इत्यादि के काव्य लक्षणों को बता करके, उनमें दोष बता करके आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य का लक्षण स्थापित किया है। विद्यार्थियों, इसी परिच्छेद में दोष का स्वरूप और उसका कथन भी प्रस्तुत किया है। अंत में गुण इत्यादि का लक्षण कह के परिच्छेद पूरा होता है। तो विद्यार्थियों, यदि पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो साहित्य दर्पण का प्रथम और द्वितीय परिच्छेद हमारे पाठ्यक्रम में पूरा है, यानी पहला और दूसरा हमें पूरा पढ़ना है। और जो तीसरा परिच्छेद है उसकी केवल 29 कारिका तक ही हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें बस साहित्य दर्पण को पहला, दूसरा और तीसरे की 29 कारिका तक ही पढ़ना है। इसके आगे का जो अध्ययन है वो हमें आगे की कक्षाओं में करना होगा। तो विद्यार्थियों, हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिच्छेद ही पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रथम परिच्छेद में आपने देखा कि साहित्य दर्पण में किन किन विषयों का समावेश किया है। तो प्रथम परिच्छेद में ही काव्य का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा परिच्छेद हम देखेंगे तो दूसरे परिच्छेद में किन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर वाक्य का लक्षण प्रस्तुत किया है, उसके अवयवों को प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में पद का स्वरूप, महावाक्य आदि को बताया है। उसके पश्चात अर्थ के भेद किए हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। उसके पश्चात शब्द में निहित शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं? तो 3 बताई गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं और व्यंजना किसे कहते हैं, इन सभी को परिभाषित किया है, उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। इनके भेदों का बड़ी ही लंबी और उदाहरण के द्वारा सुंदर व्याख्या आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, अंत में व्यंजना, वृत्ति का लक्षण और उसके भेदों को कह करके तात्पर्य नामक वृत्ति का लक्षण भी इसी परिच्छेद में वर्णित किया है। विद्यार्थियों, तीसरे परिच्छेद में रस का प्रकरण है। रस के विषय में व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने रस का स्वरूप प्रतिपादित किया है। रस स्वरूप के साथ ही रसास्वादन के प्रकार का विवेचन भी इसी परिच्छेद में किया है।
रस क्या है, रस का स्वरूप, रस की क्या विशेषता है, रस की अखंडता, अलौकिकता और उसकी आनंदमयता का विस्तार से वर्णन, व्याख्या इस परिच्छेद में हमें प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थियों, इसी के साथ साथ रस, भाव, रसाभाव, भावाभाव, भावोदय भाव, शांति भाव, संधि भाव, सबलता आदि शब्दों की व्याख्या कर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनका विवेचन यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से रस की संपूर्ण व्याख्या हमें यहाँ देखने को मिलती है और यहाँ तक जो है ये हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, हमें साहित्य दर्पण के इन्हीं 3 परिच्छेदों को पढ़ना है। आगे के परिच्छेदों का ज्ञान हम सामान्य परिचय की दृष्टि से समझ सकते हैं। चौथे परिच्छेद में काव्य के भेद कहे हैं, भेदों की व्याख्या की गई है और ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य कहा है। 5वें परिच्छेद में व्यंजनावृत्ति का निरूपण किया है और व्यंजना का लक्षण निरूपित किया है। विद्यार्थियों, छठे परिच्छेद में काव्य के भेदों का निरूपण किया है। दृश्य और श्रव्य काव्य 2 भेद कहे गए हैं और फिर इस प्रकार से आगे चल कर के गद्य, पद्य, चंपू, मुक्तक, युग्मक, खंड काव्य, महाकाव्य आदि को भी परिभाषित किया है। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोषों को कहा है। 3 प्रकार के दोष प्रस्तुत किए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। विद्यार्थियों, अष्टम परिच्छेद में गुण का स्वरूप प्रस्तुत किया है, गुण का लक्षण, फिर गुण के भेद, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके बाद में उनके अभिव्यंजक वर्णों का विवेचन है और उदाहरण के द्वारा गुणों का खंडन भी यहाँ प्रस्तुत किया है। नवम परिच्छेद में रीति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। 4 प्रकार की रीति कही है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। अंतिम दशम परिच्छेद में अलंकार का लक्षण प्रस्तुत किया है। अलंकार का संपूर्ण निरूपण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और अलंकारों में 75 अलंकारों का लक्षण देकर उनके उदाहरणों के साथ उन्हें प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, तो ये सारा साहित्य दर्पण का प्रतिपाद्य विषय है जो आचार्य विश्वनाथ ने हमारे ज्ञान हेतु उपलब्ध कराया है। साहित्य दर्पण की क्या महत्ता है, क्या प्रासंगिकता है, हम देखेंगे कि विद्यार्थियों, सबसे पहली बात कि साहित्य दर्पण में आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य विश्वनाथ के पूर्व तक जितने भी काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं, अलग अलग संप्रदायों के जो आचार्य हुए हैं, उन में से जो प्रमुख हैं, उन सभी के काव्यों का, उन सभी के ज्ञानों का सार रूप में वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है और उसमें आचार्य विश्वनाथ ने अपना क्या मत प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से पूर्व के आचार्यों के मतों का खंडन किया है और फिर सटीक स्पष्ट रूप से अपने मत को रखा है। तो यह बात साहित्य दर्पण की सबसे अधिक विशेष और महत्वपूर्ण बात है। विद्यार्थियों, इसीलिए साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखेंगे हम कि जैसे काव्य और नाटक दोनों का समावेश साहित्य दर्पण में किया गया है। साहित्य दर्पण की भाषा बहुत ही सरल है और सरस है। अन्य ग्रंथों की तरह साहित्य दर्पण की भाषा क्लिष्ट नहीं है, जटिल नहीं है।
इसे हम आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। सुबोधता है कि विषय को पढ़ने के साथ ही हम उसके भाव को समझ पाते हैं। तो उस प्रकार से साहित्य दर्पण में सर्वत्र सुबोधता उपलब्ध होती है। रोचक उदाहरण है कि साहित्य दर्पण में जितने भी विषय हैं उनके साथ में जो उदाहरण दिए हैं, संलग्न किए हैं, वो रोचक है, ललित है। उनकी कथा वस्तु, उनकी रस योजना, अलंकार योजना और इत्यादि औचित्य समन्वित है। तो विद्यार्थियों, जिन्हें पढ़कर के पाठक आनंदित होता है और इस प्रकार से ये ग्रंथ जो है वो लोकप्रिय बन गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य दर्पण में अनेक विशेषता हैं जो इस ग्रंथ को महान बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से साहित्य दर्पण काव्यशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ बना है और हम सभी विद्यार्थी साहित्य दर्पण को पढ़ करके काव्यशास्त्र को, अलंकार शास्त्र को, साहित्य शास्त्र को समझ सकें, उस रूप में, और आगे आने वाली कक्षा एमए उत्तरार्ध में काव्य प्रकाश को भली भांति समझ सकें। इसी दृष्टि से संस्कृत साहित्य में साहित्य दर्पण को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो विद्यार्थियों, यही इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि जब तक हम काव्य के शब्दों को नहीं समझेंगे, उनके अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक हम काव्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह साहित्य दर्पण हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त कर रही हूँ।